नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारी वैकेंसी। आज इस वैकेंसी में 10वीं के लिए भी जॉब है, 12वीं के लिए भी जॉब है, एक्सपीरियंस वाले के लिए भी जॉब है, एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भी आपके लिए जॉब है यहाँ पर। और कोई छोटी-मोटी संस्था में जॉब नहीं है। अगर आपने आईटीआई किया है, आपने एमएससी किया हुआ, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको बनना, आप यहाँ पे लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती यहाँ पर है। इस एक वैकेंसी में सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो भैया मैं तो यही कहूँगा, भरिए। और सारी स्थायी नौकरी है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेम्परेरी है या निकाल के भगा देंगे आपको। ठीक है। चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जिसका नाम आप देख सकते हैं, जिसका नाम हमें मालूम होना भी चाहिए। इसका नाम है PGIMER। चंडीगढ़ में है ये। PGIMER। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, आई मतलब इंस्टीट्यूट, है ना। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसका ही नाम है, तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं PGIMER। ठीक, ये एक संस्था है, समझ गए होंगे। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की संस्था है, ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग पीजी भी करते हैं। बहुत सारी वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट इनके निकले हुए हैं। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप में निकले हैं। पहले मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है। जो ग्रुप बी और सी ये दोनों नॉन गेजेटेड है। जब आप इसमें पेपर देने जाएंगे तो आपको ग्रुप ए के लिए जो है आपका पेपर भी होगा और आपका साथ में इंटरव्यू भी होगा। लेकिन वहीं ग्रुप बी सी के लिए सिर्फ आपको पेपर देना है। वो भी पेपर कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे होना है, ऑब्जेक्टिव है सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। ठीक है। तो ग्रुप बी और सी में कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ग्रुप ए में भैया आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपका पेपर होना है ना, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 206 है टोटल पोस्ट की संख्या। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी भैया, 206। क्या क्लियर है ये बात? तो क्या आप सभी तैयार हैं, जो 10वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मतलब जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन और कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो अब आगे चलते हैं भाई, मजबूरी सबके साथ होती है। भाई कब ये फॉर्म खुल रहा है पहले तो आपको ये जानना है। तो देखिए 13 जून से ये फॉर्म खुला हुआ है, ऑलरेडी ओपन है। आपको 13 जून से ये फॉर्म ओपन है और 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको सब कुछ कर डालना है, भर देना है इसे। फीस की मैं बात करूं भैया, तो यहाँ देखना जरा ध्यान से आप कि जनरल के लिए ओबीसी, ओबीसी में भी कौन, वो भी आपके आते हैं जो क्रीमी लेयर वाले। भाई ओबीसी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर को तो रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, तो इसलिए उसको जनरल के साथ रखा जाता है। तो जनरल, ओबीसी और ये हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये जनरल वाले ही होते हैं, है ना। लेकिन बस ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कैसे मालूम चलेगा कौन सा जनरल वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा है? भाई सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट में ये आता है, इनका एक सर्टिफिकेट बनता है इनका, जिसका नाम होता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। कुल मिला के समझ जाओ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं ये, है ना, तो उनके लिए बनता है। जैसे हम भी जनरल वाले हैं, लेकिन अगर हमारा 8 लाख, हमारे अगर सालाना आय 8 लाख रुपए नहीं हो रही है, तो हम ईडब्ल्यूएस का अपना कार्ड बनवा सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट का नाम होता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फायदा मिलता है इससे। लेकिन यहाँ देखिए कोई फायदा नहीं है। 1500 रुपये की फीस ये ले ही रहे हैं आपसे। 800 रुपये की फीस ये किससे ले रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखो एससी कहाँ चला गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, है ना। देखिए जो पर्सन, जो हमारे दिव्यांगजन है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस। ठीक। लेकिन यहीं पे SC ST के लिए 800 रुपये फीस है, इनके लिए छूट नहीं दिया गया, 800 है, आधी कर दी, बस इतना सी बात है और कुछ नहीं। आप इसे कैसे ही पे कर सकते हैं भैया, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, आप, है ना, ये ध्यान रखें इस बात का। इंपॉर्टेंट नोट में कुछ भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जानने की। और मैं अगर देखना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ कुछ खास नहीं लिखा है ना। ये मैंने पूरा PDF पढ़ लिया, 35 पन्ने की PDF है, मजाक नहीं होता, पूरा पढ़ लेना। ठीक है। मैंने मार्किंग भले नहीं की है, इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, क्योंकि मार्किंग करना मैं भूल गया, है ना। अनलेस सच डिप्लोमा डिग्री आर रिकॉग्नाइज फॉर द रेलेवेंट पीरियड, नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाइए, आपको डिटेल में दिखाता हूँ वैकेंसीज की कौन कौन सी, इनका पे स्केल देखना और एलिजिबिलिटी कौन कौन क्या भर सकता है। तो मैंने आपको कहा था ना, 10वीं 12वीं सिक्योरिटी गार्ड, लोअर डिविजनल रिसेप्शनिस्ट, हर पोस्ट है यहाँ पर गुरु, हर पोस्ट है। आप देखो बस, है ना, आप आराम से देखना। शुरू की पोस्ट आपके काम की नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल से जुड़ी हुई हो सकती हैं। आप ध्यान से देखना जरा। ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है। हम सबसे पहले कहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए ग्रुप ए में एक ही वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है ना। आपको दिख रहा होगा, ये असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर है। ठीक है। और इसमें दिव्यांगजन की कोई सीट नहीं है। अगला भैया, अब ये सारे ट्यूटर टेक्नीशियन आएंगे नीचे आपको, ट्यूटर टेक्नीशियन, बस इनकी फील्ड अलग अलग होगी। ट्यूटर्स टेक्नीशियन की फील्ड अलग अलग है। जैसे ये बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये वाला आपके स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजी हो गया, ये वाला आपका रेडियोलॉजी हो गया, नीचे वाला रेडियोथेरेपी हो गया, ये वाला साइटोलॉजी हो गया,
है ना, ये हेमाटोलॉजी हो गया, नीचे वाला नेफ्रोलॉजी हो गया, समझ गए। और ये आप देखोगे कि सारे के सारे जितने भी ट्यूटर टेक्नीशियन हैं ये सारे के सारे बी ग्रुप में आते हैं इनकी। और वैकेंसी यहाँ पे लिखी है, बायोकेमिस्ट्री की 2 है, ऑडियोलॉजी की 2 है, रेडियोलॉजी की 2 है, रेडियोथेरेपी की 1 है ना, साइटोलॉजी की 1 है, और हेमाटोलॉजी की 2 पोस्ट खाली हैं। वहीं आप देखो नेफ्रोलॉजी की 1 पोस्ट खाली है। और फिर आपका आता है हिस्टोपैथोलॉजी, तो उसकी 1 पोस्ट खाली है, वो भी जनरल की। इनके नीचे कैटेगरी लिखी किसके लिए कितनी कितनी खाली है, तो आप वो देख सकते हो आराम से। फिर और आ जाओ, ये 12 तक बस है ना। फिर आता है इम्यूनोपैथोलॉजी, ये सारी बी थी अब तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी ट्यूटर टेक्नीशियन थे। एक ये है, और ओबीसी की है, ये भी एक ओबीसी की है ना। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अगर किसी ने मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की हुई है तो उसके लिए भी एक ही पोस्ट है, जनरल की है वो भी। अब आता है भैया, नीचे आ जाओ यहाँ पे जरा, रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, ये भी बी है, सारे ग्रुप बी में ही आ रहे हैं अभी। और ये एक ही पोस्ट खाली है, और वो भी किसके लिए, जनरल के लिए खाली है। ठीक है, स्टोर कीपर की मैं बात करूँ आपसे, जो स्टोर कीपर होते हैं, है ना, उसके लिए टोटल 3 पोस्ट खाली हैं। एक है आपके जनरल के लिए, और 2 आपके हो गई किसके लिए, एसटी के लिए। और इसमें भैया दिव्यांगजन के लिए भी 1 खाली है, डीफ के लिए और हार्ड हियरिंग के लिए, ऐसे किसी के लिए है तो। और जूनियर टेक्नीशियन जो होते हैं लैब के, है ना, उनके लिए यहाँ पर देखोगे आप 31 पोस्ट है। तो देखो ये हो गई थोड़ी सी सबसे ज़्यादा पोस्ट वाली आई है। जनरल के लिए इसमें 8 पोस्ट है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 7 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 है। और यहाँ पर आप देखेंगे उनको देख सकते हो, 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग, है ना, 1 आर्म लेग, है ना, और सेरेब्रल प्लेसी, और ड्वाफिज्म, और एसिड अटैक विक्टिम, है ना। और ये बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म उसका बोलता जा रहा हूँ बस, आपको कुछ नहीं, उनके लिए पोस्ट है। अब आप देखोगे 25 पोस्ट किसी खाली टेक्नीशियन, ये ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन होते हैं ना उनकी पोस्ट खाली है, ये भी ग्रुप बी है। अब इससे भी नीचे आ जाएंगे भैया, हम ग्रुप सी की सारी पोस्ट की बात करने वाले हैं। देखिए 6 पोस्ट है आपके रिसेप्शनिस्ट की, आपके 2 पोस्ट है आपके बॉयलर ग्रेड 2 जो ज़रूरत है, और 20 पोस्ट है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 4 पब्लिक हेल्थ के लिए। 20 पोस्ट ही खाली है टेक्नीशियन ग्रेड 4 आरएसी, और 10 पोस्ट खाली टेक्नीशियन ग्रेड 4 मैकेनिकल। ठीक है, और अब आपका आ जाता है लोअर डिविजनल क्लर्क, 12 पोस्ट खाली है, ये वही बाबू होते हैं जो सीएसआर असिस्टेंट जो होते हैं भैया, उनकी 6 पोस्ट खाली है। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 4 की मैं बात करूँ, जो मैनीफोल्ड रूम और प्लांट में आता है, 6 पोस्ट इसकी है ना। मसालची और जो बियरर होते हैं उनकी 31 पोस्ट है टोटल। ऑफिस अटेंडेंट जो हो गए, ये अब आ गए आपके, है ना, समझ गए आप, ये वही 10वीं 12वीं वाले हैं सारे। सिक्योरिटी गार्ड की 10 पोस्ट खाली है, और ये इस तरह से कैटेगरी वाइज है, 206 टोटल हो जाती है। ठीक है, अब आती है भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन। और आप जो देखो, ये याद है, ये ए ग्रेड था इसका, ए ग्रुप में आता है ये। इसकी तनख्वाह देखिए 56 से शुरू होगी और चलेगी वहाँ, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35। अब मिनिमम 18 में तो भैया ग्रेजुएशन नहीं हुआ रहता, आप इतने बड़े पोस्ट को संभालने की बात करो, पर क्यों लिखा है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो मिनिमम उम्र तो ठीक नहीं लगती मुझे, कम से कम 25 से 30 ऐसा लिखना चाहिए कि भाई इतना तो पढ़ने में लग गया होगा टाइम यार उसको, समझ गए ना। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस तरह से भी है कि आपने मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 और 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल्ड अदर देन लाइसेंटेड क्वालिफिकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल। मतलब समझ रहे हो आप, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आसान भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक का आपके पास, है ना, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज अ मेडिकल ग्रेजुएट। जब आप मेडिकल ग्रेजुएट हो गए तो ब्लड बैंक में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल, और जो है आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत पेचीदा था, ये आपके काम का था नहीं ज़्यादा। बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, अब ट्यूटर टेक्नीशियन है ये। देखो फीस तो देखो आप जरा, यहाँ पे आपकी सैलरी देखो 44,000, सबकी वही है नीचे से ऊपर तक, बस आपको यहाँ पे देखना है। मिनिमम एज 18, और ये हो गया आपकी मैक्सिमम 50। ठीक है, इतनी बातें। क्या मांगा इसने, एमएससी मांग लिया, है ना, एमएलटी में, या आपने एमएससी की डिग्री किसमें की हो, बायोकेमिस्ट्री में, और यही बस फर्क है। तो देखो कितना परसेंट मांग रहे हैं, एटलीस्ट 55% होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। अब अगर आपने स्पीच थेरेपी की है तो बस आपकी एमएससी वही स्पीच एंड हार्ड हियरिंग में हुई होगी, तो आप इसे भर सकते हैं। बाकी सब वही है, फीस वही है, उम्र वही है। अगर आपने रेडियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस के लिए किया तो आपने भैया रेडियोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में एमएससी किए करके रखा हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अब ऐसे सब के लिए है ना, साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी में एमएससी किया, हेमाटोलॉजी तो हेमाटोलॉजी में है, नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन में। ये देखो एमएससी वही 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 सारी बातें आ रही है, मेडिकल पैरासिटोलॉजी और सब कुछ। अब आइए मेन आते हैं 13 से, रिसर्च एसोसिएट शुरू करता है ना। ये लेवल 6 की जॉब है, 35,000 से तनख्वाह शुरू हो रही है, और 11 लाख 1 लाख यार, 1,12,400 रुपये। और एसेंशियली ये भैया बीटेक आपके पास होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस में।
अगर ये नहीं है तो फिर आपने बीएससी करके रखी हो बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टेम सेल, लाइफ साइंस और बहुत सारी चीज़ें जो भी हो सकती है। ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ बस इसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, डिजायरेबल कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। डिजायरेबल मतलब होता है ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो इससे मतलब ही नहीं पड़ता। या अगर आपके पास ये भी नहीं तो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होने से तभी आप भर सकते हो। स्टोर कीपर की मैं बात करूँ भैया, देखिए सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा है, लेकिन किसमें, मैथ्स में, या तो इकोनॉमिक में, या तो कॉमर्स में, या तो स्टैटिक्स में। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि एमबीए भी होना चाहिए, मैथ्स में, इकोनॉमिक, कॉमर्स, स्टैटिस्टिकल किसी में भी, लेकिन 50% के साथ होना चाहिए। आप इसे भर सकते हैं, 18 से 30 इसकी उम्र होती है। अब आप जूनियर लैब टेक्नीशियन को देखोगे तो ये आपको 18 से 30 की एज के साथ बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ही मिलेगा, है ना। और ये क्या कहते हैं, ये वाली लड़की जो है बीएससी, लड़की कह रही है, ज़्यादातर ये काम लड़कियां करती है ना, इसलिए लड़की निकल रहा हूँ। अब देखिए जो जूनियर टेक्नीशियन लैब है ना, उसमें अगर आपके पास ये है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीएससी विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिन्होंने किया वो अच्छे से जाने, जिन्होंने नहीं किया उसको आप कुछ नहीं हो सकता। टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में लेंगे भैया 18 से 30 साल की होनी चाहिए। इनने भी बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करके रखी हो, लेकिन किस में, कौन सी ब्रांच है, ऑपरेशन थिएटर या फिर एनेस्थीसिया में करके रखी हो। रिसेप्शनिस्ट की बात करें भैया, डिग्री फॉर्म कोई भी डिग्री चल जाएगी। और सेकंड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, किसका, जर्नलिज्म का या पब्लिक रिलेशन का। बस नीचे वाला डिजायरेबल है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतनी बात है। 28-30 ये लेवल 5 की जॉब है, 29,000 से आपका शुरू हो जाएगा। अब जो बॉयलर ग्रेड 2 में जाना चाहता है तो उसको 18-30 की उम्र रखनी है और सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, है ना। कॉम्पिटेंसी फ्रॉम चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ बॉयलर्स, और 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये काम होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 की बात करूँ भैया पब्लिक हेल्थ में, तो देखिए यहाँ पर 10वीं मांगा है आपसे और आईटीआई मांग लिया आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड में, वही चला जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 4 की बात करें आरएससी में, तो वही 10वीं मांगा और आईटीआई मांग लिया, वही रिस्पेक्टिव ट्रेड में। टेक्नीशियन मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड विद आईटीआई मांग लिया फिर से। ठीक है, किसमें, रिस्पेक्टिव स्ट्रेस, ये आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनर, ये मैकेनिकल में आईटीआई किया है, 10वीं पास हो आप भर सकते हो। लोअर डिविजनल कर में भैया 10वीं पास किया है आपने और आपकी अगर स्पीड आती है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, या फिर आती हो 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की, कोई भी एक आती है तो आप इसे भर सकते हो 10वीं के बाद। और सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करूँ भैया तो ये 28-30 ही चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और आपने मैट्रिक करके रखी हो, साइंस के साथ आपने करके रखा हो। ठीक है, और ऑपरेशन थिएटर 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट आपने किया हो। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आता है टेक्नीशियन ग्रेड 4, वही 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, रिस्पेक्टिव ट्रेड में, है ना, मनीफोल्ड, रूम और प्लांट, ये सब। और मैट्रिक विद हो ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड, है ना। और लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, ये ध्यान रखना है इसमें। भैया मसालची में आ जाओ भैया, 18,000 से तनख्वाह शुरू हो जाएगी। 18 से 30 आपकी उम्र के बीच में आपको लेना हुआ, डिजायरेबल पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ 10वीं चाहिए। कौन चाहिए, सिर्फ 10वीं वाले चाहिए इसमें। अब ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 3 की मैं बात करूँ भैया, 18,000 वही तनख्वाह इनकी भी, और ये सिर्फ 10वीं मांग रहे हैं और कुछ नहीं। 10वीं अगर आप सिर्फ पास है, आप तुरंत जाके इसे भर दीजिए। सिक्योरिटी ग्रेड 2 की मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 30 साल की उम्र चाहिए, 18,000 से, ये सब तो है ही है। अब ध्यान देखना यहाँ पर ना, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो आपका हाइट, नाप और ये सब होने लगेगा, तो आपकी जो हाइट है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वही आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहने वालों में से हैं, तो आपकी हाइट 162 चल जाएगी, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। और अगर आप नॉर्मल बंदे, हिल में नहीं रहते, यहीं के हैं, तो 80 सेंटीमीटर की छाती और वहाँ फुलाने के बाद होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है देखो 76 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ पे 4 की छूट दे दी गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट होने हैं आपके। ठीक है, पहला क्या है, लॉन्ग जंप होगा आपका, है ना, 10 मार्क्स का तो लॉन्ग जंप है, और वो 3.3 मीटर आपको कूदाएंगे, जिसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, समझ गए नहीं समझे, है ना। मिनिमम टू बी इंक्रीज टू 10 मार्क्स, 1 मार्क फॉर एवरी सक्सेसिव 15 सेंटीमीटर, टोटल चांसेस 3, 3 चांस आपको मिलेंगे, तो भैया 3 चांस के हिसाब से आपका काम बनेगा। तो याद रखना 4 मार्क्स का, इसलिए बहुत अच्छा काम करना। हाई जंप आपको वही 1.5 मीटर जो है कूदना होगा, है ना। कैरिंग ये 5 मार्क लेकर के रखता है, और इसमें 2 चांस मिल रहे हैं आपको, तो ध्यान से उसमें काम करें। भैया 100 मीटर की दौड़ भी करवाएंगे, ये सिक्योरिटी गार्ड जिनको बनना है ना। अ कैंडिडेट कंप्लीटिंग 100 मीटर स्प्रिंट इन 40, अगर आप 14 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसके लिए अंदर हो, नहीं कर पाए तो नहीं हो। और भैया एक आएगी आपकी 792 मीटर रेस टोटल मार्क्स के साथ, है ना। और ये आपको जो है 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्स्टिकल जो है, जो पुलअप्स, टोटल मार्क्स, और समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, ये तो सही है ना। ऑब्स्टिकल्स एंड पुलअप्स 10 मार्क्स का है। अब ये कैसे होगा, देखो आपको ना पहले तो ये क्या करेंगे, क्लाइंबिंग वॉल, वो नहीं होता, वो ऑब्स्टिकल के साथ दौड़ जाते हैं जो पूरा बीच में बहुत सारे होते हैं, अगर आपने तकेशीस कासल देखा हो जो पहले आता था कॉमेडी शो, उसके जैसे ही है। तो पहले आपको दौड़ना है 2.4 मीटर 3 मिनट के अंदर, इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको वॉल्टिंग सिंगल हैंडेड करनी है हॉरिजॉन्टल बार से, जो कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होगा, 3 मिनट के अंदर करना है, 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। पुलअप करना है, वो बीम पे जो ऊपर नीचे होते हैं ना वो वाला, तो वो आपको 2.25 मीटर ऊंचा होगा वो चीज़, है ना, और 3 मिनट में करके दिखाना है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। अच्छा, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ठीक 25 लेकर के आना है 50 में से, ये ध्यान रखना है आप। क्लियर होगी इतनी बातें। 10 10 10, 10 और 10, ये देख रहे हो ना, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, 30 हो गया, ये वाला 10 40, और ये हो गया 50, टोटल 50 में से आपको 25 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं, फिर यहाँ तो हमारे काम का टेबल नहीं है तो नीचे चलते हैं अभी। छूट वगैरह आपको मालूम है, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर वो जनरल वाला है तो 10 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST तो 15 साल, और OBC है तो क्या लिख देंगे, 13 साल लिख देंगे। ठीक है। अब अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और ग्रुप A और B में जाना चाहता है, तो उसको कौन से ग्रुप में भेज, कौन से क्या कहते हैं, कितने की छूट मिल जाएगी, 5 साल की। अगर वही ग्रुप C है तो भैया 40 साल की उम्र तक छूट मिली हुई है। ठीक है। अब अगर यही बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय OBC का हो जाए तो ये 8 साल की छूट मिलेगी इसको, और ये 43 साल तक नौकरी कर सकते हैं मैक्सिमम। वहीं अगर ये SC ST हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, तो फिर ये जो है आपके, अगर ग्रुप A B के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10 साल की छूट, और अगर ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 45 तक ही जा पाएंगे। और जो भैया PGI MR के ही है तो उनके लिए तो 10 साल छूट मिली हुई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट मिली हुई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब ये नहीं जानना हमें कि एक्स सर्विसमैन क्या है क्या नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है। 3 साल जिन्होंने बिना किसी छेड़छाड़ की नौकरी की हो, रेगुलर रहे हो। चलिए, ठीक है, और देख लेता हूँ कुछ खास होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन, है ना। ये सब यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता तो दिया, जनरल वाले होते हैं जिनके 8 लाख से सालाना आय कम होती है, कोई इनके पास 1000 स्क्वायर फीट की कोई भूमि नहीं होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यही सब बातें यहाँ पे होती हैं और कुछ नहीं। चलिए 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 चलिए, नहीं मैं कुछ याद कर रहा हूँ। ठीक है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और क्या था, बस इतना ही है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। मुझे लगता है कि, लेकिन एक चीज़, और ये क्या है, सिविलियन एप्लीकेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें मेन है भैया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आ जाइए, फटाफट से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आ जाइए, सिलेबस जाने देखिए। अगर आप ग्रुप A भर रहे हैं तो आपको 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 मिनट ही मिलेंगे, और 85 मार्क्स का ही होगा, समझ गए। और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो इस तरह से टोटल 100 हो गए, समझ गए। तो आपके 100 क्वेश्चन आपको 85 मिनट में करने हैं, आपके 85 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, और गलत आंसर करने पर माइनस 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। सही करने पर 1 मार्क्स प्लस में होंगे, और गलत करने पर -0.25 हो जाएगा, समझ गए। ग्रुप बी में भैया आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मिनट आपको मिल रहा है, 100 मार्क्स का है, और कोई इंटरव्यू नहीं होने के कारण ये हो गया टोटल 100, तो 100 हो गए, तो मैंने आपको बताया था, समझ गए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने, बहुत ध्यान सुनना, सेपरेटली लाने हैं, है ना। किसमें, अगर आप ग्रुप A से हो तो आपको इसमें पास होने के लिए 40% नंबर लाने पड़ेंगे, समझ गए। और इंटरव्यू में पास होने के लिए 15 नंबर का 40%, इसका भी 15%, इसका भी 40% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, और 85 का भी 40% मार्क लेना लेकर के आना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे, समझ गए। क्वालिफाई मतलब सिलेक्शन नहीं होना ना, तो मेरिट लिस्ट अलग बनेगी बनेगी, उसके लिए छोड़ दो। और अगर यही आपके, और ग्रुप C और B और C से हो तो भी आपको वही 40% लेकर के चलना है, कि रिटर्न में भी 40% मार्क्स लेकर के आने हैं, और इंटरव्यू में भी 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। अब इंटरव्यू 100 नंबर का 40% मतलब 40 नंबर तो चाहिए चाहिए। क्या बात क्लियर हो गई। तो ये तो आपके जो 40% वाला मामला ना, जनरल EWS के लिए जो 35 पर, ये यही अब यही मार्क्स 35% हो जाएगा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी वाले इसका फायदा उठाना चाहेंगे, तो समझिए आप मेरी बात। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देख रहा हूँ मैं और कुछ बचा क्या। हम्म बाकी आपको मालूम है, जो लोअर डिविजनल कलर के लिए भरेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा उनका। ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड वालों के लिए तो पूरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ इतने ही है, ये थोड़ा सा देख लेना है ना कि भाई अम्बाला देखो आप, इसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर ही है जो सेंटर बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, है ना। पीछे जाकर के आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी कैसे अप्लाई करना है मैं थोड़ा सा बस फोटो के बारे में आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आप कर ले हुए जाकर के, रजिस्ट्रेशन जब करना होता तो भाई ओरिजिनल मोबाइल नंबर, ओरिजिनल अपना वो सब डाल दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए मैं बता दूँ, यहाँ देखो फोटो जो आप ले रहे हो ना, पहली बात कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका जो है वो वाइट होना चाहिए, आप स्ट्रेट देख रहे हो, कोई भी ग्लास आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फोटो जब खींचेगी ना तो आपको फोटो के सॉरी दोस्तों, फोटो के ना नीचे की तरफ ना आपका नाम लिखा होगा और उसमें आपकी डेट लिखी होगी, लेकिन कौन सी, ये फोटो खिंचवाने की डेट है, याद रखना है ना, फोटो खिंचवाने की डेट है ये, जिस दिन खिंचवाई है। और इनने साफ साफ बोला 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही फोटो होना चाहिए, मतलब अभी आपको जाके खिंचवाना पड़ेगा तब जाके ये काम बनेगा। ठीक है ना, इसी में दिक्कत आती है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, सारे आपके सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं पढ़ाई के, जितने भी हैं एक्सपीरियंस वगैरह, वो सब आपको स्कैन करके रख लेना, क्योंकि सबके सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जब आप वहाँ पे निकाल लोगे ना, रिटर्न भी निकाल लिया और आपने इंटरव्यू भी निकाल लिया, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें यही चीज़ें मैच की जाएंगी, तो ये याद रखना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, है ना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा काम आता है तो खत्म होता है, ये देखिए पेज ही खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाने पर आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको मुझसे मिलना है, यहीं पर कमेंट करना और उसके बाद मुझे बताना है, ठीक है, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा। चलिए, ये तो अभी एक वीडियो हुआ, आपको मालूम है कि मैं मिनिमम 2 वीडियो डालता हूँ और मैक्सिमम 3 वीडियो डालता हूँ, तो अभी इस टाइम में हो सकता है दोपहर में 1 वीडियो और डालूँ, और आज क्योंकि संडे है तो हो सकता है मेरे पास टाइम थोड़ा सा रहेगा, तो मैं एक और वीडियो डालूंगा, है ना। 3 वैकेंसीज इनके बारे में मुझे अभी बताना बहुत जरूरी है। एक PGIMER थी। ठीक है दोस्तों, आपको इसका लाभ मिला, आप इसका लाभ उठाएं, आपके काम का नहीं हो तो दूसरे को दे दें, इतना जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। चलिए।